अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। देखिए, आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं सन 2016 का। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमारे सिलेबस आपने कंप्लीट करा दिया है, आप हमारे प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करा दीजिए। तो देखिए, आप सभी को मालूम है थोड़ा सा बिजी चल रही थी, इसलिए आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, पर इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि आपकी डेली क्लासेज हों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की भी और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की भी। देखिए, आपकी बुक है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की, आपकी बुक है। एक बार मैं आपको सिलेबस शो कर देती हूँ। देखिए, ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। इसको मैंने आपका जो ये सिलेबस है इसे चैप्टर में डिवाइड कराया था और ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। जो डायरेक्ट अब इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, वो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। सन 2025 के नाम से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू सन 2025 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ आपको पूरे चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी की वीडियो वहाँ अवेलेबल है, तो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सिलेबस मैंने करा दिया है, चाहे वो आपका मंसूबा सबक हो, चाहे वो आपके कोई सा भी टॉपिक हो, फन्नी महारत हो, मैंने कंप्लीट ये आपका सिलेबस करा दिया है। अब हम डेली क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। और इस अलग जो आपके डाउट हैं, क्योंकि बच्चे मुझे अलग अलग वीडियो के लिए कमेंट्स कर रहे थे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम सन 2016 से लेकर अब तक के मारूजी सवालात करा दीजिए, मुख्तसर तरीन सवालात करा दीजिए। तो मैं सब कराऊंगी, टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। आज इस पेपर को आपको टेस्ट पेपर की तरह लेना है। आपको ये देखना है आपकी कितनी तैयारी अब तक हो चुकी है, ठीक है। तो वन बाय वन आपके सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। आपको सिर्फ ये आइडिया लगाते चलना है कि अच्छा हमसे ये भी आता है, हमसे ये भी आता है, क्या हमसे ये नहीं आता। जो नहीं आता है उसको आप मुझे कमेंट्स करके सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में मैं आपको उस टॉपिक को दोबारा करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये सन 2016 का पेपर है, इससे अलग मैंने वैसे सन 2022 और 23 का पेपर भी सॉल्व करा रखा है, ठीक है। मेरे चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, पर हम अब लाइन वाइज पेपर आज से करना स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह कल हम सन 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पेपर सन 2016 डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू, ये यूपी डीएलएड का है पेपर, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डीएलएड या बीटीसी, पहले इसका नाम बीटीसी था, अब डीएलएड है, ठीक है। डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू प्रीवियस ईयर पेपर सन 2016, ठीक है। तो आज हम डीएलएड उर्दू का प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि अपना सन 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं आपके एमसीक्यू यानी कि मारूजी सवालात। एक चीज आपको बताती चलती हूँ, ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और ये खाली उर्दू सब्जेक्ट के लिए नहीं है, आपके सभी सब्जेक्ट के लिए है। याद रखिएगा, जब भी आप अपना पेपर अटेम्प्ट करें, ठीक है, तो जितने भी आपके एमसीक्यूज से जब तक आपको आंसर नहीं करना है, जब तक आप श्योर नहीं हो जाए कि ये आंसर हमारा करेक्ट है। क्योंकि क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बैक लगती है उसका मेन रीजन ये होता है कि ज्यादातर बच्चे पूरे एमसीक्यूज गलत करके आते हैं, यानी कि जो मारूजी सवाल आते हैं आपके, इसे पूरे गलत कर लेते हैं कि अच्छा नहीं, इसमें से चलो ये टिक कर देते हैं, ये टिक कर देते हैं। बिल्कुल भी वहां पर आपको तुक्का नहीं लगाना है। अगर आपसे नहीं आ रहा है, जरूरी नहीं आपसे नहीं आ रहा, तो जो आपके पास है उनसे नहीं आता है, ठीक है, जो आपके पास बैठे हो थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल ही वो एग्जामिनर आपको पूछने नहीं दे, ठीक है। तो चाहे लास्ट में करें इस काम को, मारूजी सवालात को, लेकिन जब तक आप श्योर नहीं हो जाएं कि ये हमारे आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जब तक उसे टिक नहीं करे। वैसे उर्दू सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है, इंशाल्लाह आपको पूछने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। मैं आपकी कंप्लीट तैयारी बिल्कुल करा दूंगी, क्योंकि याद रखिएगा डीएलएड का जो आपका पेपर आता है, चाहे वो उर्दू सब्जेक्ट हो, इंग्लिश सब्जेक्ट हो, कोई सभी सब्जेक्ट हो आपका, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर और एक एक टॉपिक आपको फिंगर पे करा दूंगी कि आपको बिल्कुल भी पूछने की जरूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह पेपर आउट नहीं आएगा, बस अच्छे से अपनी तैयारी करके जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला आता है आपके मारूजी सवालात यानी कि एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आया था सन 2016 में कि पियामे तालीम की है, यानी कि पियामे तालीम क्या है। तो एक कहानियों की किताब है, बच्चों का रसाला है, बच्चों की नज्म है या बच्चों के लतीफ़ा है। तो ये जो पियामे तालीम है ये आपके बच्चों का रसाला है, रसाला बोलते हैं मैगजीन को, ठीक है। तो बच्चों की ये रसाला है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, जदीद उर्दू नसर के मेमारों में किसको मरकजी मुकाम हासिल है। तो जदीद उर्दू नसर के मेमारों में मुंशी प्रेमचंद, शिबली नोमानी, सर सैयद अहमद खां, मिर्जा सदुल्लाह खां गालिब। तो सर सैयद अहमद खां को क्या है, मरकजी मुकाम हासिल है। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आया था आपका, पितरस बुखारी किस असलूब पर कुदरत रखते थे। तो पितरस बुखारी किस असलूब पर कुदरत रखते थे, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, मजमून निगारी, सवाने हयात,
खाके निगारी या इंशाइया निगारी। तो मजमून निगारी पर क्या रखते थे, कुदरत रखते थे। फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका, जबान सीखना कौन सा अम्ल है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सन 2022 में पूछा गया है मे बी, या फिर सन 2023 के पेपर में है ये कि जबान सीखना कौन सा अम्ल है। तो देखिए जबान सीखना कौन सा अम्ल होता है। जबान सीखना आपका एहतसाबी, इक्तसाबी, नफ्सियाती, इक्तसादी। तो ये आपका इक्तसाबी अम्ल होता है। इक्तसाबी यानी कि अर्जन। मैंने आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी कराए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में कि इक्तसाब किसे बोलते हैं, कि बच्चा क्या करता है। इक्तसाब बोलते हैं अर्जन यानी कि एक्वायर को, कि बच्चा क्या करता है, जबान खुद से सीख लेता है। कोई उसे बचपन में जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है वो अपनी मादरी जबान यानी कि मदर टंग खुद से सीख जाता है, तो उसे क्या करता है, उस बच्चे ने उस जबान को इक्तसाब किया है, ठीक है, यानी कि अर्जन किया है, तो उसे क्या बोलेंगे, इक्तसाब। जबान सीखना कौन सा अमल हो जाता है, तो जबान सीखना हमारा इक्तसाबी अमल हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 देखने से पहले आपको एक चीज बता देती हूँ। मान लीजिए आपके मारूजी सवालात वहां करने के लिए आएंगे, तो वहां आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर मिलते ही मैं आपको वैसे एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर के नाम से वीडियो होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। फिर भी आपको एक छोटे सा पॉइंट बताती चलती हूँ। क्वेश्चन उतारिएगा और डायरेक्ट चारों पॉइंट नहीं लिखना बिल्कुल भी। जो आपका आंसर है 3 लाइन की जगह छोड़कर आपको सेकंड क्वेश्चन नोट करके रखना है। क्वेश्चन पेपर मिलते ही अगर आपका आंसर बिल्कुल याद है, आप श्योर है कि इसका आंसर यही है, तो वहां पे सिर्फ जो आंसर है वो ही लिखना है। चारों पॉइंट लिखकर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 घंटा मिलता है जिसमें 15 मिनट आपकी किस में चले जाते हैं, चेकिंग में चल जाते हैं। तो 45 मिनट्स में आपको क्या करना होता है, 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो बहुत आराम से, बहुत ध्यान से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। और उर्दू में स्पीड बच्चों की होती है बहुत ज्यादा स्लो, तो प्लीज टाइम का बहुत ध्यान रख के पेपर अटेम्प्ट करना है। वैसे मैं एग्जाम से पहले आपको प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से वहां आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, और आपको कॉपी वगैरह भी शो कर दूंगी किस टाइप से आपकी कॉपी आती है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल इंडिया प्राइमरी एजुकेशन को नस्ल का कयाम कब अमल में आया। तो आपको एक बात बता देती हूँ, क्वेश्चन मैंने आपको पोस्ट भी कर रखा है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में भी करा रखा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता भी रखा है और करा भी रखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक तो आप पोस्ट चेक करते रहिए। मैं डेली क्वेश्चन पोस्ट कर रही हूँ, एग्जाम तक आपके डेली क्वेश्चन पोस्ट होते रहेंगे। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि डीएलएड 3rd सेमेस्टर के लिए या डीएलएड 1st सेमेस्टर के लिए क्वेश्चन, ठीक है। आपको सिर्फ वहां पर आंसर अटेम्प्ट करना है। दोनों का कोड सिमिलर है, बार बार आपको एक ही चीज बताती हूँ। तो ये मत सोचा करें कि ये वीडियो डीएलएड 3rd की है, डीएलएड 1st की है। जो भी देखोगा आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ऑल इंडिया प्राइमरी एजुकेशन को नस्ल का कयाम कब अमल में आया था, 1957, 1955, 1951 या 1960। तो देखिए आपका जो ये ऑल इंडिया प्राइमरी एजुकेशन का नस्ल का कयाम आपका 1957 में अमल में आया था, ठीक है। यहाँ आपके मारूजी सवालात कंप्लीट हो जाते हैं। अब स्टार्ट होते हैं आपके मुख्तसर तरीन सवालात, यानी कि आपके अति लघु क्वेश्चंस। देखिए मारूजी सवालात के बाद आते हैं आपके मुख्तसर तरीन सवालात। क्वेश्चन नंबर 6 दिया था, बुनियादी तालीम वर्दी स्कीम एजुकेशन किसने बनाया। देखिए अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आपने देखो होगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं आया है अभी तक कि जो हमने नहीं कर रखा हो, ठीक है। मैंने सभी क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। ये पेपर उस बच्चे को टफ जरूर लगेगा जिस बच्चे ने मेरी अभी तक एक भी क्लास नहीं ली है, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना है। अगर वो वीडियो अभी देखता है तो मेरी सारी क्लासेस जाकर प्लेलिस्ट पे से देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप पेपर से 2 या 3 दिन पहले देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे करते हैं कि एग्जाम से 2 या 3 दिन या 1 हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उन बच्चों से भी मैं यही कहूंगी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप मैं ये तो नहीं कह सकती उन बच्चों से कि आपके 25 आफ्टर 25 आएंगे, लेकिन मैं इतनी आपसे जरूर कहूंगी कि आप फेल नहीं होगे। 12 नंबर आपके आ जाएंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम है 12 नंबर लाने जरूरी होते हैं। अगर 11 भी आ जाते हैं तो आपकी बैक लग जाती है। तो उन बच्चों से सिर्फ मैं इतना ही कहूंगी, डरना नहीं है। मैं आपके एग्जाम से पहले एक मैराथन जरूर कराऊंगी, ठीक है। मैराथन में आपके सारे चैप्टर, ठीक है, जितने भी हमने चैप्टर कर रखे हैं सारे चैप्टर हम वो करेंगे, और उससे अलग आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी मैं उस मैराथन में ऐड कर दूंगी। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आप पास जरूर हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चे मेरी डेली क्लासेस ले रहे हैं, सारे क्वेश्चन पेपर कर रखे हैं, इंशाल्लाह आपके 25 आफ्टर 25 24 नंबर से कम नहीं आएंगे, अगर आप राइटिंग आपकी अच्छी है और आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते हैं तो, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि मैम हमें लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हम बहुत हल्के लिखते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, आपके मैं जितने भी चाहे क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ, चाहे मैं एक एक टॉपिक करा रही हूँ, चैप्टर करा रही हूँ, हर चैप्टर को आपको लिख कर देखना है। आप देखते हैं कि मैं आपको कोई सा भी क्वेश्चन पेपर कराऊं या कुछ भी कराऊं, मैं खुद भी पहले लिखती हूँ सर, ठीक है। कभी बच्चे सोचे मैम आप तो बुक से करा रही हैं और हमसे बोलती हैं लिखने के लिए, मैं इसी वजह से आपके लिए सारे क्वेश्चन पेपर पहले खुद से लिखती हूँ, एक एक टॉपिक को आपके सामने क्या करती हूँ, लिख के दिखाती हूँ,
ठीक है, तो जब मैं लिख सकती हूँ आपके लिए तो आप तो अपने लिए खुद कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से अपने प्लीज क्या करना है, आपको डेली अपने नोट्स बनाने हैं और कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको आपका आंसर दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, जब हरटांग कमेटी की सिफारिशात के बावजूद बेसिक एजुकेशन को खातिर खवा तोजह ना मिली, तब महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या वर्दे स्कीम एजुकेशन बनाया था। क्वेश्चन था कि बुनियादी तालीम वर्दे स्कीम एजुकेशन किसने बनाया, तो ये किसने बनाया, हमारे महात्मा गांधी ने बनाया था। इसको मैंने आपको डिटेल में भी करा रखा है, तो आप जाकर देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में। ठीक है, तो इसमें इन्होंने सिर्फ हमसे इतना ही पूछा था कि वर्दे स्कीम एजुकेशन किसने बनाया, तो हमने आंसर दे दिया, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम भी बोलता है और इसे वर्दे स्कीम एजुकेशन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 था, हरटांग इब्तदाई तालीम में रुकावट की सबसे बड़ी वजह बतलाएं। तो हरटांग कमेटी ने 1917 से 1947 के दौरान तालीम के फरूग का जायजा लिया, फिर इब्तदाई तालीम दिलवाने के लिए कामयाब कदम उठाए, लेकिन हरटांग इब्तदाई तालीम दिलवाने के लिए जंदोफिया सबसे बड़ी रुकावट बनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अंदाजे कदर, जिसे क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं। अंदाजे कदर एवोल्यूशन की तारीफ बयां कीजिए। अंदाजे कदर या पैमाने में फर्क होता है। पैमाने में तहरीरी इम्तिहान होता है और अंदाजे कदर में तहरीरी इम्तिहान के साथ साथ बच्चे के जहनी, जिस्मानी और रूहानी फरूग का जायजा लिया जाता है। अंदाजे कदर में उस्ताद को तलबा के शौक, दिलचस्पी या रहनुमा का पता लगता है। ठीक है, तो ये अंदाजे कदर यानी कि जो एवोल्यूशन है, इसकी भी डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर करा रही हूँ। अगर कोई बाय चांस क्वेश्चन रह भी गया है तो हमारा वो प्रीवियस ईयर के थ्रू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था, मारूजी यानी कि ऑब्जेक्टिव इम्तिहान कितने किस्म के होते हैं। तो देखिए, मारूजी यानी कि जो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मारूजी इम्तिहान मुंदरजा झेल 2 किस्म के होते हैं। कितने किस्म के होते हैं, 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1 वह इम्तिहान जिसमें तलबा को 2 जवाबों में से किसी एक जवाब को मुंतखब करना होता है। 2 जवाब में से एक जवाब को मुंतखब बोलेंगे यानी कि चूज करना होता है। वहाँ आपको 2 ऑप्शन दे देंगे, क्वेश्चन लिख के 2 ऑप्शन, और उसमें से आपको एक को क्या करना होगा, टिक करना होगा। नंबर 2 वह इम्तिहान जिसमें तलबा को 2 जवाबों से ज्यादा जवाबों में से किसी एक जवाब को मुंतखब करना होता है। जैसे कि आपका भी मैंने स्टार्टिंग में कराई थी, ये देखिए मारूजी सवालात, ये 4 है। आपके 2 तरीके के होते हैं, एक तो इस टाइप के होते हैं कि आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक इस तरीके के होते हैं जिसमें 2 से ज्यादा आपको ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तालीम के हसूल में मादरी जबान की क्या अहमियत है। देखिए, मादरी जबान पे फोकस करना है आपको सिर्फ, या आप ये मत देखिए कि ये तालीम के हसूल में पूछ रहे हैं या किसी चीज के उससे पूछ रहे हैं। आपसे सिर्फ ये जो मैंने क्वेश्चन कराया था कि मादरी जबान की क्या अहमियत है, मादरी जबान किसे कहता है, आपको वही यहाँ पर लिखना है, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी। तो देखिए, जो भी वो देंगे हम आंसर कैसे बनाते हैं, अगर उन्होंने किया तालीम के हसूल में, तो हम भी स्टार्ट वहीं से करेंगे। तालीम के हसूल में मादरी जबान की बहुत अहमियत है। क्या अहमियत का टाग हमने क्या किया, बहुत अहमियत है। आप सोचते होंगे मैं एक आंसर कहाँ से लिखती हूँ, मैं अपने पास से ही लिखती हूँ ये आंसर। सिर्फ मैं आपको इसलिए अपने पास से लिखती हूँ, चाहती तो मैं आपको बुकिश लैंग्वेज भी करा देती, पर मैं चाहती हूँ अगर बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो आपसे नहीं आता हो करना, तो वहाँ आप क्या करें, खुद से बनाने भी आपसे आता हो। तो देखिए, तालीम के हसूल में मादरी जबान की बहुत अहमियत है। बच्चा मादरी जबान अपनी माँ से सीखता है। ठीक है, बच्चा जो अपनी माँ को बोलते हुए सुनता है उसे सुनकर बोलने और समझने लगता है। जब एक माँ होती है, ठीक है, वो हमारे सामने बोलती है, किसी बच्चे की माँ होती है वो बोलती है, तो बच्चा क्या करता है, उसे इक्तसाब कर लेता है, यानी कि अर्जन कर लेता है, खुद से उसे सीखने लगता है। लिहाजा अपने ख्यालात, जज्बात, तस्वीरात, ख्वाहिशात और तजर्बात का इजहार वाजिहा और मुकम्मल तौर पर ना आसानी कर सकता है। यानी कि देखो मातृ जबान की कितनी अहमियत है। जब बच्चा अपनी माँ को बोलते हुए सुनेगा, ठीक है, तो उससे क्या करेगा, वो इक्तसाब करेगा, खुद भी सीख जाएगा। और सीखने का क्या उसकी अहमियत होगी, इन्होंने अहमियत ही तो पूछी, तो उसकी अहमियत ये होगी कि बच्चा क्या कर पाएगा, अपने ख्यालात, एहसास, जज्बात को क्या कर पाएगा, दूसरे के सामने तस्वीरात यानी कि उसका पेश कर पाएगा।
ठीक है, तो इसकी इसलिए बहुत ज्यादा अहमियत होती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वर्ड टू वर्ड बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जबान को कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है? तकसीम यानी कि बांटा। तो जबान को कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है? तो जबान को मुंदरज झेल 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है? 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। जबानी जबान, तहरीरी जबान, इशारा करने वाली जबान। तो देखिए, मैंने आपको याद होगा जब आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था तो उसमें मैंने आपको डिटेल में भी करा रखी है। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा इन्होंने मुख्तसर तरीन सवालात में यानी कि अति लघु में। ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहने लगूं कि ये आपका आता है मुख्तसर सवालात यानी कि लघु वाले में, तो आपको क्या करना होगा, आप वहां पे फिर इतना आंसर नहीं लिख पाएंगे। आप वहां कैसे लिखेंगे? अगर ये लघु में देते हैं 2 नंबर में देते हैं, अगर वो हमें नंबर बढ़ा रहे हैं तो हमें आंसर के क्या लाइनें भी बढ़ानी होगी, वरना वो हमारा आंसर के नंबर कट कर देगा, चाहे हमने कितना अच्छा क्यों नहीं लिखा हो। तो देखिए, अगर ये लघु में आने लगता है तो आपको सिर्फ क्या करना है, आप यहीं से लिखना, जबान को मुंदरज झेल 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। जबानी जबान। अब जबानी जबान लिखने के बाद आपको इसके अंदर की कुछ लाइन लिख देना, 3 लाइन, फिर तहरीरी जबान, फिर इसके अंदर की 3 लाइन लिखना। इशारा करने वाली जबान यानी कि साइन लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, इसके बारे में 3 लाइन लिखना। तो आपकी इंशाल्लाह कहीं से भी नंबर नहीं कट सकते हैं। आप ये मत करना मैम ने ये क्वेश्चन करा रखा था पर ये तो हमारे किस में आ गया, मुख्तसर सवालात में आ गया, और मैम ने कराया था मुख्तसर तरीन सवालात में। तो देखिए, आपको डिफरेंट इसलिए बता दी चलती हूँ, अति लघु में आए तो ये करना है और लघु में आए तो इसे डिटेल में करना है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया था इन्होंने, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 से आपके मुख्तसर सवालात स्टार्ट होते हैं यानी कि आपके लघु क्वेश्चन। देखिए, आपको एक चीज बता देती हूँ, आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुविकल्प, अति लघु और लघु क्वेश्चन। ठीक है, बहुविकल्प आपको होते हैं 5, अति लघु है 6 और आपके जो ये लघु क्वेश्चन ये है 7। तो क्वेश्चन नंबर 12 से आपके लघु क्वेश्चन यानी कि मुख्तसर सवालात स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन दिया था प्राइमरी सतह पर उर्दू की तदरीस की क्या मकासद होते हैं। तो हमने इसको क्या किया, मैंने करा रखा है क्वेश्चन और बहुत अच्छे से करा रखा है आपको। ठीक है, ये आपको कौन सा चैप्टर है कमेंट्स में मुझे बताइएगा। प्राइमरी सतह पर उर्दू की तदरीस के मकासद व हसूल में तकसीम कर सकते हैं। आप सभी को मालूम उर्दू तदरीस के कितने मकासद होते हैं? 2 मकासद होते हैं, अफादी मकासद और तहजीबी मकासद। अफादी मकासद को भी मुंदरज झेल 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, बोलना सिखाना, पढ़ना सिखाना, लिखना सिखाना और समझना सिखाना। तहजीबी मकासद को भी मुंदरज झेल 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, ज़ौक़ सलीम की तरबियत, अखलाक की तरबियत, फैसला और तकील की मशक। देखिए, इन्होंने हमसे सिर्फ यहाँ क्या पूछा था कि उर्दू तदरीस के मकासद बताइए। अगर ये हमसे कहते हैं इन्हें क्या करना है, उर्दू तदरीस के मकासद का एक नाम लिख देते कि ज़ौक़ सलीम की तरबियत को बताइए, तो फिर इसे हमें डिटेल में करना होता है। इसे क्या करना पड़ता है, इसके अंदर का हमें टॉपिक लिखना होता है। लेकिन इन्होंने हमसे सिर्फ मकसद पूछे थे, उर्दू तदरीस के कितने मकसद होते हैं, तो हमने इन्हें वही आंसर किया, अफादी मकासद और तहजीबी मकासद। अगर हम एक एक पॉइंट को आप खुद बताइए डिटेल में लिखने लग जाएंगे तो 3-4 पेज आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे और आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा। तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, वहां पर ये नहीं कि अगर ये क्वेश्चन तो हमसे आता है चलो इसे 3 पेज का 4 पेज का कर दे, बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना कि 10th 12th नहीं है, ये आपकी बीटीसी है, 1 घंटे का टाइम मिलता है, जितना पूछे उतना ही आपको आंसर करना है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये था क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 था तदरीस नस्र में खामोश मुताल्लिक़ की क्या अहमियत है। तो मैंने आपको खामोश ख्वानी और बुलंद ख्वानी दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे से करा रखे हैं। ठीक है, आपने अभी तक देखा होगा सारे क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, आपके पढ़े हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यही बेनिफिट होता है क्या करने का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वगैरह करने का। तो प्लीज जिस बच्चे ने अभी तक मेरी क्लासेस नहीं लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर देखने, वो जाकर क्लासेस जरूर ले लीजिए। और क्लासेस भी आप नहीं ले पा रहे एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले देख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सन 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू। तो देखिए, तदरीस नस्र में खामोश मुताले की क्या अहमियत है। तदरीस नस्र में खामोश मुताले की अहमियत मुंदरजा झेल है। क्या क्या खामोश मुताले की अहमियत होती है। तो खामोश मुताले में बच्चा तेजी से पढ़ना सीखता है। आपने देखा होगा, हम किसी टॉपिक को अगर हल्की आवाज में मन में पढ़े तो क्या होता है, उस टॉपिक को हम जल्दी पढ़ लेते हैं। खामोश मुताले से खुद मुतालिया करने की आदत बनती है कि खामोश मुताले से क्या होता है, बच्चा खुद से पढ़ना ज्यादा पसंद करता है, उसे आदत होती है कि चलिए इसको तो मैं खुद से पढ़ लूंगा। ठीक है, थर्ड है खामोश मुताले से किसी को परेशानी नहीं होती। अगर हम मान लीजिए बैठे हैं लाइब्रेरी में, वहां पर हम लाइब्रेरी में आपको मालूम है कि आवाज बिल्कुल मना होती है कि आवाज नहीं करनी। वो क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि दूसरा बच्चा परेशान नहीं होता। ये खामोश मुताले का एक बेनिफिट है।
ठीक है। इसकी एक अहमियत है कि खामोश मुताले से किसी को परेशानी नहीं होती है। 4 पॉइंट था आपका खामोश मुताले में बच्चा खुद किसी किताब का इंतखाब कर लेता है। जैसे अब हम खामोश मुताले हैं यानी कि हम साइलेंट रीडिंग करते हैं, तो क्या होता है हम कोई सा भी टॉपिक उसे हम खुद से भी पढ़ लेते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। मैंने चाहती तो यहाँ भी और पॉइंट ऐड कर देती, लेकिन वही बात है कि हमें 1 घंटा मिला है और इतने 4 पॉइंट लिखने पे भी हमें 2 नंबर मिलेंगे और 7 पॉइंट या 10 पॉइंट लिखने में भी हमें 2 ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, 3 नंबर वो नहीं देने के एक क्वेश्चन पे। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2 ही देंगे। तो टाइम का प्लीज ख्याल रखिए, मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ, टाइम का बहुत ख्याल रखकर पेपर करना है। उर्दू में आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना है। चलिए अब आता है आपको क्वेश्चन नंबर 14, तदरीस नज़्म की खसूसी मकासिद बयां कीजिए। यानी कि जो तदरीस नज़्म है उसके मकासिद भी मैंने करा रखे हैं, देखिए। तो इसके क्या है, तदरीस नज़्म के खसूसी मकासिद मुंदरजा झेल हैं। तदरीस नज़्म का खास मकसद ये है कि तलबा को इन जज्बात व एहसास से वाकिफ कराना जिनसे मुतासिर होकर शायर ने शेर कहा है, तलबा में ज़ौक़ अदब का लुत्फ सुखन पैदा करना। तो इसके क्या है, तलबा के अंदर लुत्फ सुखन पैदा करना, शायर के जज्बात एहसास को क्या कर पाए बच्चा, समझ पाए क्या कह रहा है वो। तो ये तदरीस नज़्म के खसूसी मकसद है। उसका दूसरा मकसद ये है, तदरीस नज़्म का अवलीन मकसद तलबा के नज़्म या गज़ल को मौसिर अंदाज में पढ़कर लुत्फ अंदोज होना होता है। यानी कि क्या कर पाए, तदरीस नज़्म का एक मकसद ये भी है कि बच्चा नज़्म या गज़ल को पढ़कर उससे क्या ले सके, लुत्फ अंदोज, यानी कि उससे लुत्फ ले सके, उसे समझ सके। ठीक है ना। अब चलिए तीसरा मकसद देखते हैं। नज़्म के जरिए तलबा में हब अलवतनी का जज्बा पैदा किया जा सकता है। यानी कि जो हमारे तदरीस नज़्म है इसका एक खसूसी मकासद ये भी है कि हम बच्चे के अंदर, तलबा के अंदर, स्टूडेंट के अंदर क्या कर सके, हब अलवतनी का जज्बा पैदा कर सकें। ठीक है, तो ये थे आपके क्या क्वेश्चन नंबर 14 तदरीस नज़्म के खसूसी मकासद। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया था इन्होंने, एक बार उसे भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 था आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया है था आपको, बुलंद ख्वानी के लिए कौन कौन सी महारतें ज़रूरी हैं। बुलंद ख्वानी, खामोश ख्वानी, समी अशिया, बसरी अशिया, मादरी ज़बान, आपके उर्दू तदरीस के मकसद, उर्दू तदरीस के तरीके, एक एक चीज़ को मैंने डिटेल में करा रखा है। ठीक है, जो मेरे बच्चे मेरे चैनल पर डेली पढ़ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, उनको ये बात बाखूबी मालूम है कि मैम ने ये सब टॉपिक करा रखे हैं। तो आप खुद देख लीजिए, सारा पढ़ाया हुआ ही आ रहा है और इंशाल्लाह पेपर में जब आप जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आएंगे। लेकिन आपको मेरी कुछ पॉइंट से जो बात माननी है, डेली जितने भी क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ उसे सिर्फ आपको देखना नहीं है, लिखकर भी क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपकी आदत बन जाएगी एग्जाम तक उर्दू लिखने की। उर्दू में बच्चों की स्पीड बहुत हल्की होती है, तो प्लीज मेरी बात मानिए, आपकी बेनिफिट के लिए बोल रही हूँ। एक एक पॉइंट को वीडियो को रोक रोक कर देखना है और आराम से उसको एक एक पॉइंट को नोट करना है। जो आपसे नहीं आ रहा है उसे मुझे कमेंट्स करिए, मैं दोबारा कराऊंगी उस टॉपिक को आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, लेकिन अपने बिल्कुल तैयारी ऐसी करके जानी है कि कोई भी पॉइंट हमारा रह नहीं जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा इन्होंने, बुलंद ख्वानी के लिए कौन कौन सी महारतें जरूरी है। तो देखिए, बुलंद ख्वानी के लिए मुंदरजा झेल महारतें जरूरी है। कौन सी महारतें, बेझिझक होना, नंबर 2 तलफ्फुज की सही अदायगी की सलाहियत, नंबर 3 अपनी बात को दूसरे के सामने रखने की सलाहियत, ये इसकी महारतें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4.4 है आपका, सबक को बखूबी सोच समझकर मायने मतालिब बयां करने की सलाहियत होना, ये सब इसकी महारतें बुलंद ख्वानी की। जब हम तेज आवाज में किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो क्या होती है, हमारे अंदर की झिझक यानी कि हेजिटेशन दूर हो जाती है। तलफ्फुज यानी कि हमारी प्रोनाउंसिएशन, हम क्या करते हैं जब तेज आवाज में पढ़ेंगे तो बच्चा उस वर्ड की सही से क्या कर पाएगा, प्रोनाउंसिएशन कर पाएगा। तो तलफ्फुज की सही अदायगी की सलाहियत आ जाती है, अपनी बात को दूसरे के सामने रखने की सलाहियत। यानी कि जब हम क्या करेंगे, बुलंद ख्वानी करेंगे यानी कि तेज आवाज से पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम अपनी बात को दूसरे के सामने आसानी से रख पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर से जब हम तेज आवाज पढ़ते हैं तो एक हेजिटेशन, झिझक दूर हो जाती है। फिर क्या, इन्होंने सबक को बखूबी सोच समझकर मायने मतलब बयां करने की सलाहियत। जब हम तेज आवाज में पढ़ते हैं तो इसकी एक महारत ये भी है कि तलबा क्या कर पाता है, उसके मायनों को आसानी से समझ पाता है कि अच्छा इसका मीनिंग ये हो सकता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया था इन्होंने,
क्वेश्चन नंबर 16 था समी बसरी अशिया के जरिए तदरीस में क्या मदद मिलती है। तो देखिए समी बसरी अशिया ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई सा पेपर नहीं आया सन 2016 से लेके सन 2000 अब तक के 24 का कोई ऐसा पेपर नहीं था जिसमें समी बसरी अशिया नहीं पूछा गया हो। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत इजी टॉपिक है। समी अशिया कौन से होते हैं? समी अशिया वे वसाइल होते हैं जिनके जरिए तुलबा या स्टूडेंट कुछ सुन के सीखता है, और बसरी अशिया वे वसाइल होते हैं जिनके जरिए तुलबा कुछ देख के सीखता है। और समी बसरी अशिया कौन से होते हैं? जिनके जरिए तुलबा देख भी पा रहा है और सुन भी पा रहा है। इन क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में करा रखा है, आप जाके मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आप कमेंट्स करेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, समी बसरी अशिया के जरिए तदरीस में क्या मदद मिलती है। तो समी बसरी अशिया के जरिए तदरीस में बहुत मदद मिलती है। ठीक है, तलबा तदरीस को तफहीम के साथ सीखता है और हर मौजू को तनकीद के साथ समझता है। तनकीद यानी कि बारीकी से समझ लेता है। समी व बसरी अशिया व वसाइल है जिनके जरिए तुलबा अपने हर एक उन्वान को बहुत अच्छे से सीख लेता है। इस तरह हम कह सकते हैं समी बसरी अशिया के जरिए तदरीस में बहुत मदद मिलती है। चंद समी बसरी अशिया की मिसाल मुंदरजा झेल है, यानी कि इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं जैसे लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह। अब लैपटॉप कंप्यूटर कैसे समी बसरी अशिया के एग्जाम्पल हैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो देखिए लैपटॉप एक ऐसा आपका वसाइल है जिसके जरिए हम उसमें पिक्चर देख भी पाते हैं, कोई तस्वीर, ठीक है, और क्या कर पा रहे हैं उसको सुन भी पाते हैं। ऐसी आपका कंप्यूटर है उसमें पिक्चर भी देख पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया था, ये आपके लास्ट के दो क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 था आपका, कवायद की तदरीस में कौन सी 3 चीजों का इल्म जरूरी है। तो कवायद की तदरीस में जिन 3 चीजों का इल्म जरूरी है वो मुंदरजा झेल है। यहाँ आप एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था इसलिए मैंने इसके सिर्फ पॉइंट लिख दिए हैं, क्योंकि मुझे मालूम है इतना मैं करा चुकी हूँ कि इसके इन पॉइंट्स को डिटेल में आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो वीडियो ज्यादा मुझे लंबी करनी नहीं थी, छोटी सी वीडियो बनानी थी, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो बनानी थी, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और आप आसानी से पूरा पेपर सॉल्व करके आ सकें। तो देखिए इसका पॉइंट था पहला, अल्फाज की सही अदायगी की सलाहियत, सही तलफ़ुज़ के साथ बोलने की मशक, अच्छे मुकर्रर की आवाज़ पर कुदरत हासिल करना। तो इसको आपको इतना ही नहीं लिख कर आना है, वहाँ पर इसके बारे में 2 पॉइंट लिखने हैं, मतलब इसके अंदर 2-3 लाइनें लिख कर आनी है, फिर सेकंड पॉइंट के अंदर 2-3 लाइनें लिखनी है और थर्ड पॉइंट में भी आपको 2 से 3 लाइनें लिखनी है। उम्मीद करती हूँ आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपसे फिर भी नहीं होता, वैसे आप कर लेंगे इसीलिए मैंने इसे डिटेल में नहीं कराया है। अगर आपसे फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, इन पॉइंट्सों को मैं डिटेल में भी करा दूंगी। ठीक है, खाली इतना ही मत लिख कर आ जाना, इसके बारे में 2-2 लाइनें जरूर लिखना 2 नंबर के क्वेश्चन में, क्योंकि इतना लिखना जरूरी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बेहतर निसाब तैयार करने में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। निसाब बोलते हैं सिलेबस को। देखिए एक बेहतर निसाब तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि तालीमी मकासद, मुख्तलिफ नज़रियात और तलबा की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाए और मजीद बराए निसाब में मवाद, सियाक़ व सबाक़ और फ़िक्रीन राय शामिल होनी चाहिए। ये था कि जब हम कोई एक सिलेबस बना दे, निसाब बना दे, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ रखनी चाहिए, ध्यान तालीमी मकसद कि हम उसे किस मकसद से बना रहे हैं, उसकी तालीम देने का क्या मेन मकसद है, ठीक है, कि तलबा के लिए उसके नज़रियात क्या क्या, उसकी ज़रूरियात, इन सब चीज़ खासकर उसके मवाद को हमें क्या रखना चाहिए, मद्देनज़र ख्याल में रखना चाहिए। चलिए यहाँ आपका पेपर ये कंप्लीट हो जाता है। आज आपका प्रीवियस ईयर पेपर सन 2016 कंप्लीट हो चुका है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू का। देखिए मैं आपसे लिखने के लिए बोलती हूँ क्योंकि आपके लिए क्या है, लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। ये रहा आपका पूरा पेपर, मैंने भी देखे आपके लिए पूरा नोट किया है, एक एक क्वेश्चंस, ठीक है। मैं चाहती तो इसे बुक से भी कुछ क्वेश्चन है करा देती, लेकिन आपके लिए मैंने एक एक क्वेश्चन को लिखा है क्योंकि आप यही बोलते हैं कि मैम आपकी लिखा हुआ हमें जल्दी समझ आता है, ठीक है। तो आपके लिए मैंने पूरे कंप्लीट आज 18 क्वेश्चन कराए, सन 2016 का पूरा पेपर हमने किया है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक चीज़ और बता दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन पेपर में कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया है, ठीक है, या कोई ऐसा पॉइंट रह गया है जो आप चाहते हैं कि मैं दोबारा करा दूँ, तो उसको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर
जरूर सेंड कर दीजिएगा। और इतनी मेहनत करती हूँ, प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आपके लाइक से मुझे कुछ मिलता नहीं, बस क्या होता है थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि बच्चों को ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें लाजमी तौर पर। और कोई क्वेश्चन रह गया है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा तो उसको आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगी। और इंशाल्लाह जल्दी है, मुझे आप कमेंट्स करते रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। तो आप जो नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे चाहते हैं उस टॉपिक को भी आप मुझे कमेंट्स में लिखकर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज और मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपके 18 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपसे आते थे और कितने क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बता दीजिएगा कि मैम हमने 18 में से 18 क्वेश्चन हमसे आते हैं, या 18 से 17, 18 से 16, या 18 में से हमसे इतने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तो मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो आप मुझे कमेंट्स करेंगे उसी पे ही हम क्या बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके अकॉर्डिंग ही बनेगा। आप कहेंगे तो सन 2017 का क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, आप कहेंगे तो जो आप टॉपिक सेंड करोगे वो टॉपिक हम कर लेंगे। ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना है कि अब वीडियो नहीं आ रही है, मैंने सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है आपका। और आज एक सन 2016 का पेपर भी करा दिया, इससे अलग मैंने सन 2022 और 23 का पेपर भी करवा रखा है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट पेपर जल्द करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो जल्दी मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।